नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। ये इस डिस्कशन का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो अवश्य देखें। तो उस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसका ओरिजिन क्या है और जो हाई लेवल कमेटी सरकार ने हाल ही में अपॉइंट की है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। अब हम इसमें आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपनी आगे चर्चा करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया का ओरिजिन कहाँ से आया, ये किसके दिमाग में आया। तो जो सबसे पहले फॉर्मली ये जो आइडिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 1983 की रिपोर्ट में दिया था, जिसमें इसने बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के अगर हम साथ में कराते हैं तो ये जो है फ्रिक्वेंसी और जो एसोसिएटेड कॉस्ट है इलेक्शंस की वो कम करेंगे। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 1999 में एक वोकल सपोर्ट दिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराना चाहिए। और ये जो अपना आइडिया है वो लोकसभा में लेके आए जब वो लोकसभा में इलेक्ट हुए, और लेकिन ये कानून में बदल नहीं सके। फिर लॉ कमीशन जो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने हेड की थी, अपनी 170वीं रिपोर्ट में मई 1999 में उन्होंने बोला था कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए और उन पे जाना चाहिए। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से ये इशू डिस्कस किया और शुरुआती टाइम पे सोनिया गांधी जी भी इसके लिए रेडी थी, लेकिन बाद में ये आइडिया टेक ऑफ नहीं कर सका। फिर 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की और ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का इशू डिस्कस किया। और उन्होंने एक जो ब्लॉग में लिखा कि मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी दोनों ही इस आइडिया के, इस प्रपोजल को लेके रिसेप्टिव हैं, जिसमें वो फिक्स टर्म लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर का जो टर्म है वो फिक्स करना और साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और असेंबली पोल्स के कंडक्ट कराना। उन्होंने साथ ही में ये भी बोला कि जो हमारा देश है वो मिनी जनरल इलेक्शंस हर दूसरे ईयर देखता है, और ये हमारी जो कंट्री की हेल्थ है उसके लिए सही नहीं है, और ना ही हमारी केंद्र सरकार के लिए और ना ही हमारी राज्य सरकार के लिए और ना ही हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए ये सही है। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो अपने साथ एक आइडिया लेके आए साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। तो इस आइडिया में उन्होंने बोला कि अगर हम एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो जो पब्लिक वेस्टेज ऑफ मनी है इलेक्शन कंडक्ट कराने में वो कम होगा, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल वर्क है वो स्मूथली हो पाएगा। अगर इलेक्शंस चलते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में रहता है, जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस अपनी 79th रिपोर्ट, जिसका टाइटल है फीजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू दी लोकसभा एंड दी स्टेट असेंबलीज, जो कि 2015 में आई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम जो है ये जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं इनको 2 फेज़ में करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। उन्होंने बोला कि जो असेंबलीज 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अपना टेन्योर पूरा करने वाली हैं, उनके इलेक्शंस हम एक साथ ही कंडक्ट करा लेते हैं
जिससे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो पाए। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो मैसिव एक्सपेंडिचर जो बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराने में होता है वो कम होगा। जो पॉलिसी पैरालिसिस जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम पे लागू होने के कारण होता है वो कम होगा। साथ ही साथ जो इसेंशियल सप्लाईज़ की जो डिलीवरी है उसमें जो रुकावट आती है इलेक्शंस के कारण वो कम होगी। साथ ही साथ में जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वो जो मैन पावर है वो जो है हम अपने सही जगह पे इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि काफ़ी जगह जो है जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो टीचर्स जो हैं उनको पढ़ाने का काम छोड़ के इलेक्शन का काम इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। फिर 2017 में उस टाइम के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी उन्होंने इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस के आइडिया को पुश किया और अपने 2018 के पार्लियामेंट के एड्रेस में उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस आर नॉट ओनली impose a huge burden on human resources but also impede the development process due to promulgation of model code of conduct। तो जो बातें ऊपर सभी कह रहे थे वही बात इन्होंने पार्लियामेंट्री एड्रेस में बोली कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ जाना चाहिए। फिर 2017 में नीति आयोग ने एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम था इलेक्शन टाइम टेबल। उसमें उन्होंने एक प्रैक्टिकल रोड मैप दिया और बताया उसमें कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 2017 में एक डिस्कशन पेपर आया जिसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस द व्हाट व्हाई एंड हाउ, जिसमें विवेक देवरॉय और किशोर देसाई जी ने जो है लिखा कि इलेक्शंस जो 2009 में कंडक्ट कराए गए थे उसका खर्चा लगभग 1115 करोड़ रुपए आया और 2014 में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे उसका खर्चा 3870 करोड़ आया। 3870 करोड़ और 1115 करोड़ रुपए ये खर्चा इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुआ। इसमें जो पार्टीज और कैंडिडेट्स इनके द्वारा जो खर्चा होता है वो जोड़ा नहीं है और वो इससे कई गुना बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो लॉ कमीशन है उस टाइम जस्टिस BS चौहान ने हेड की तो 30 अगस्त 2018 को अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला कि अगर ये वाला जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही रखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है कंडक्ट करा लें। हमें अगर ये इलेक्शंस कराने हैं एक साथ तो हमको जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में कंडक्ट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ 50% स्टेट्स से हमें रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और उन्होंने ये बोला कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर पास होता है तो उसमें सरकार गिर जाती है जिसके कारण जो है असेंबली या फिर लोकसभा का जो टर्म है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। ये इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा इस कमीशन ने इसके एडवांटेजेस भी बताए। ये वही एडवांटेज हैं जो सब कहते आ रहे हैं कि पब्लिक मनी बचाएंगे, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्ट्रेन कम करेगा और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे होगा ना कि इलेक्शनरिंग पे। फिर 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इस आइडिया को पुश किया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए। फिर 2020 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जिसको MP आनंद शर्मा जी ने हेड किया, उन्होंने जो है काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे इनपुट। फिर अलग अलग टाइम पे
काफ़ी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई बहुत सारी, जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की फीजिबिलिटी और मेरिट्स के बारे में बात की गई। अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व किए गए इन डिस्कशन में। तो ये जो एक इवोल्यूशन है ये ओवर द टाइम हुआ है। और अब हम बात करेंगे कि क्या ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इंडिया में पहले कभी हुए हैं, अगर हुए हैं तो कब हुए हैं और अब क्यों नहीं हो रहे। ये जो इसकी हिस्ट्री है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1967 यानी 1967 तक हम अपने देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही देखते थे, जिसमें स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस साथ में होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ स्टेट असेंबलीज जो हैं वो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई और 1970 में लोकसभा जो है वो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गया और 1971 में फिर से फ्रेश इलेक्शन हुए लोकसभा के, जिसके कारण ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई और हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करा सके 1967 के बाद। सबसे पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के साथ में हुए थे 1951 और 1952 में। उसके बाद के जो 3 इलेक्शंस थे 1957, 1962 और 1967 के साथ में हुए थे जनरल इलेक्शंस। फिर ये जो है 1952 और 1957 के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और उसकी मेजोरिटी थी। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो साइकिल है सबसे पहले कब बिगड़ी? ये बिगड़ी 1959 में जुलाई में केरला में EMS नंबूदिरी जी की, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, उनकी गवर्नमेंट थी। और जो सेंटर ने आर्टिकल 356 जिसमें प्रेसिडेंट रूल हम लगाते हैं किसी भी स्टेट में, उसका यूज़ करके वहाँ की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और वो जो सरकार है जो कि अप्रैल 1957 के चुनाव से आई थी केरला में, वो नहीं रही और फिर से जो है फरवरी 1960 में फिर से जो है स्टेट इलेक्शंस कराए गए, जिसके कारण क्या हुआ 1957 से +5 इयर्स तक वो टर्म होना था इस केरला वाली स्टेट असेंबली का। लेकिन सरकार वो 1959 में गिरा दी गई प्रेसिडेंट्स रूल लाके और 1960 से एक नई सरकार बनी जो अब चलेगी 1965 तक। पहले कब तक चलनी थी? 1962 तक। तो ये 3 इयर्स जो है वो असेंबली का टर्म जो है आगे बढ़ गया, जिसके कारण ये साइकिल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो कंट्री में डिक्लाइन करती गई और एक के बाद एक स्टेट में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं रही। जैसे बिहार हो गया, यूपी, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला। इन 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस को इन स्टेट्स में काफ़ी धक्का लगा और बहुत सारे संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट आई, जिनमें भारतीय क्रांति दल, SSP, PSP, स्वतंत्रता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस के जो बहुत सारे डिफेक्टर्स थे वो सत्ता में आए। तो उस टाइम पे डिफेक्शन, काउंटर डिफेक्शंस मींस दल बदलना, पार्टी छोड़ना, ये सब चलता रहा, जिसके कारण क्या हुआ असेंबली काफ़ी सारी डिसॉल्व होती रही, सरकारें गिरी, बनी, आई, गई, आयाराम हुआ, गयाराम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं उसकी साइकिल जो है वो बिगड़ गई। कहीं पर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ असेंबली का, लोकसभा का, कहीं पर जो है एक्सटेंशन ऑफ टर्म हुआ, जिससे जो है ये साइकिल डिस्टर्ब हो गई। लेकिन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके कारण दल बदलने के लिए, डिफेक्शन करने के लिए जो है सख्ती कर दी गई। और साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी आर्टिकल 356 कब और कैसे इन्वोक कर सकते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए असेंबली को सस्पेंड कर सकता है बट डिसॉल्व नहीं कर सकता। डिसॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट की सहमति जरूरी है। साथ ही साथ बोला कि ये जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन होगा प्रेसिडेंट रूल के लिए, ये जुडिशियरी के द्वारा एग्जामिन
किया जा सके। तो जिसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 1985 और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था आर्टिकल 356 के ऊपर, जिसके कारण बार बार सरकारें गिरना, नई सरकारें बनना, ये काफ़ी हद तक इस पर लगाम लगाई गई। और अभी आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के इलेक्शंस जो हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस के साथ होते हैं, बाकी सभी के अलग अलग टाइम पर होते हैं। जैसे 2024 में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उससे पहले 2019 में हुए थे। तो बीच में इस 5 साल के बीच में काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते रहते हैं और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की तो बात ही अलग है। अब ये तो रही इंडिया की बात। क्या दुनिया में कुछ ऐसी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं कि नहीं? किस कंट्री में होते हैं? साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इनमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो इस टाइप का कुछ सिमिलर अरेंजमेंट है। और यूनाइटेड किंगडम, यूके है, वहाँ जो पार्लियामेंट का जो टर्म है वो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 से गवर्न होता है। साउथ अफ्रीका में हर 5 साल पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं उनके नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। स्वीडन में एक फिक्स डेट पे इलेक्शंस होते हैं उनके नेशनल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल या काउंटी लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपल असेंबलीज के लिए, जिनके लिए उनका कॉमन टर्म 4 साल का है। तो ये जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं पिछली स्टैंडिंग कमेटी और पब्लिक और पर्सनल ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने 79th रिपोर्ट में एग्जामिन किए थे। अब हम बात करते हैं इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ हमें संशोधन करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कहाँ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे कौन से कानूनों में बदलाव लाना पड़ेगा और क्यों लाना पड़ेगा, उनकी हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं। असेंबलीज का जो टर्म फिक्स करना है और जो लोकसभा का जो टेन्योर फिक्स करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अभी हम प्रेजेंट कंडीशन पे जो है अपनी लोकसभा का या किसी भी लेजिस्लेचर का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बताया गया कहीं पर भी हमारे संविधान में कि हम इनका जो है 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दें। लेकिन एक कंडीशन है जिस केस में हम इसका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो कब हो सकता है, जब हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो असेंबलीज 6 महीने बाद उनका टर्म ख़त्म होने वाला है, उनके जो इलेक्शन है हम 6 महीने पहले ही, टर्म ख़त्म होने से 6 महीने पहले ही कंडक्ट करा लेते हैं। ऐसा सेक्शन 14 और सेक्शन 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 में कहा गया है। तो अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं तो काफ़ी सारी जो असेंबलीज हैं उनके जो टेन्योर हैं कर्टेल करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी असेंबलीज के टेन्योर एक्सटेंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लॉ कमीशन जो है उन्होंने बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी उनके लिए 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से रेटिफाई कराना पड़ेगा, यानी आधी से ज़्यादा जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी बोला कि असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो हैफजार्ड मैनर में, कभी किसी के हो रहे हैं, कभी किसी के हो रहे हैं, उस तरीके से होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें या तो उनका टर्म काटना पड़ेगा या टर्म बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये जो है अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। साथ ही में जो करंट सिस्टम है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हम लाते हैं स्टेट असेंबली में या लोकसभा में, उसमें क्या होता है, अगर वो मोशन पास हो जाए तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ता है। सरकार रिज़ाइन कर देती है तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, या तो नई सरकार बननी है या फिर नए इलेक्शन होने हैं। अगर कोई नई सरकार बनने की दावेदार नहीं है तो फिर नए इलेक्शन होंगे, जिससे क्या होगा कि जो टर्म है वो फिर से नया फ्रेश टर्म आएगा और फिर से नया टर्म एक्सटेंड होगा और एक नए इलेक्शन जो है फिर से होंगे। तो इसके लिए जो है कमीशन ने एक सलाह दी, एक सुझाव दिया
कि हम नो कॉन्फिडेंस की जगह एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जिसमें जो है ये मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी पास हो सकती है जब हम गवर्नमेंट अगर हटा रहे हैं तो उस नई गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई नई गवर्नमेंट बना सकता है, बनाने के समर्थ है, तो हम जो है पुरानी गवर्नमेंट हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटा सकते हैं। ये सुझाव तो है जो है कमीशन ने दिया। साथ ही बोला कि जब हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली में क्या होता है कि फ्रेश इलेक्शंस हुए और किसी की मेजोरिटी नहीं आई और जो है उन्होंने गठबंधन करके कोई भी मेजोरिटी नहीं जुटा पाया और सरकार बनाने के काबिल नहीं बन पाया, नहीं बना पा रहे सरकार जोड़ तोड़ से, गठबंधन से, तो उस केस में क्या है, हंग असेंबली हो जाती है कि कौन सरकार बनाएगा। तो ये जो हंग असेंबली है इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो है वो री इलेक्शंस हो, फिर से इलेक्शन हो, जो फिर से क्या करेंगे कि उनका जो टेन्योर है वो चेंज कर देंगे। तो इसके लिए जो है कमीशन ने सजेशन दी थी कि हम अगर कोई भी इलेक्शन बीच में हो रहा है, टर्म के बीच में कोई भी फिर से अगर सरकार गिर गई, फिर से बननी है, कोई भी इलेक्शन जिस बीच में हो रहा है, तो उसके लिए अगर नई सरकार बनती है तो वो रिमेनिंग टर्म के लिए बने। जैसे अगर 2 साल बाद हंग असेंबली हो गई या 2 साल बाद सरकार नहीं बन पा रही, एक सरकार जो करंट सरकार थी वो गिर गई, तो जो फ्रेश इलेक्शन हुए हैं उससे जो नई सरकार बनी है वो सिर्फ 3 साल के लिए ही बने, जिससे कि जो टेन्योर है वो मेंटेन रहे। ऐसा सिस्टम जो है अभी लोकल चुनाव है जहां पर प्रधान और पंचायत सरपंच के जो चुनाव होते हैं वहां पर वो रिमेनिंग टर्म के लिए बनते हैं। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, देखो जी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो स्टेट सब्जेक्ट है और 7 शेड्यूल में हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको कंडक्ट कराती है। अगर ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं हमें साइमल्टेनियस करने हैं तो नेशनल लेवल पे कंट्रोल करने पड़ेंगे, जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और आर्टिकल 83 हो गया जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 हो गया जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 172 हो गया जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 173, आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल्स से रिलेटेड है, और बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स जिनमें ज़रूरत होगी वहाँ पर हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो ये तो रही हमारी लीगल संशोधन की बात, जिसमें हमें कहाँ कहाँ संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में संशोधन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में संशोधन करना पड़ेगा। और बाकी जो हाई लेवल कमेटी जो है वो एग्जामिन कर रही है इस एस्पेक्ट को कि कहाँ कहाँ हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इनके कंडक्ट कराने से, इनके इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम, उनके जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे और साथ ही में एक कंपैरिजन करेंगे क्या वो वाकई में प्रोज हैं, और फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए अगली वीडियो के लिए।